तो अभी हम देखेंगे कॉर्डेट न्यूक्लियस की कॉर्डेट सर्किट हमने देख ली, पुटामेन सर्किट देख ली। अभी लास्ट में हम फास्ट देखेंगे फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया, जो कॉर्डेट सर्किट और पुटामेन सर्किट के कॉम्बिनेशन से ही होंगे, और थोड़े बहुत फंक्शन हम डिटेल में भी देखेंगे। ओके, सो नाउ फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया अगेन, टू चेंज द टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। तो टाइमिंग एंड स्केलिंग, ये दोनों फंक्शन भी बेसल गैंग्लिया के हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टाइमिंग एंड स्केलिंग? टाइमिंग मतलब कोई चीज़ आपको रैपिड करनी है कि स्लो करनी है, इसको हम बोलेंगे टाइमिंग। एंड स्केलिंग को हम बोलेंगे कोई चीज़ आपको लार्ज करनी है कि स्मॉल करनी है। ओके, तो मान लो आप ए लिख रहे हो, आप लेटर ए लिख रहे हो, तो स्लोली लिख रहे हो कि रैपिडली? तो ए लिखना स्लोली और रैपिडली, जिसको हम बोलेंगे चेंज द टाइमिंग। ओके, तो चेंज द टाइमिंग का मतलब हुआ स्लोली या रैपिडली ए लिख रहे हो। और सेकंड वे, आप ए पीस ऑफ पेपर पे लिख रहे हो या चॉक बोर्ड से बोर्ड पे लिख रहे हो। ओके, तो अगर आप जैसे नोटबुक में लिख रहे हो या बोर्ड पे लिख रहे हो, ये दो कंसेप्ट आएंगे। तो पीस ऑफ पेपर पे स्मॉल ए लिख रहे हो कि लार्ज ए लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका स्केल। स्केल मतलब कितना लार्ज कोई भी चीज़। ओके, लेकिन कंसेप्ट क्या है? रिगार्डलेस ऑफ अ चॉइस द प्रपोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर रिमेन नियरली सेम। तो प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे 1:1 है तो यहाँ पे 10:10 होगा, लेकिन वो भी 1:1 ही कहलाता है। तो प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। वही फोटो को आपको जूम करके देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और फोटो है और बाद में आपने फोटो ही बदल दिया, ऐसा नहीं करना। तो स्केलिंग का मतलब वही फोटो आप छोटा दिखा रहे हो या जूम करके लार्ज दिखा रहे हो, दैट इज अ चेंज द स्केलिंग। तो ये टाइमिंग एंड स्केलिंग को चेंज करने का काम मेनली बेसल गैंग्लिया का है। ओके, तो आपको रैपिडली लिखना है या स्लोली लिखना है, दैट इज ड्यू टू द बेसल गैंग्लिया। ऑल्सो कितनी साइज में लिखना है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय बेसल गैंग्लिया। सो द टू इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द ब्रेन कंट्रोलिंग मूवमेंट्स आर, अगर आपको मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है उसमें दो चीज़ें बहुत ही IMP है। कौन सी? डिटरमाइन हाउ रैपिडली द मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म एंड कंट्रोल हाउ लार्ज द मूवमेंट शुड बी। ओके, तो कितनी रैपिडली मूवमेंट होनी चाहिए और कितनी लार्ज मूवमेंट होनी चाहिए। सो टाइमिंग एंड स्केलिंग इज ड्यू टू द बेसल गैंग्लिया। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, ए लिखना है स्लोली और रैपिडली, और ए लिखना है पीस ऑफ पेपर या चॉकबोर्ड से। ओके, नाउ in patient with a severe lesion of the basal ganglia, this timing and scaling function are poor, in fact sometimes they are non-existent। तो अगर बेसल गैंग्लिया के पेशेंट में बेसल गैंग्लिया डैमेज है तो ये टाइमिंग और स्केलिंग चला जाएगा। तो क्या होगा? हियर अगेन द बेसल गैंग्लिया डू नॉट फंक्शन अलोन रादर देन दे फंक्शन इन अ क्लोज एसोसिएशन विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जैसे हमने सेरेबेलम में भी बोला था उसके कोई फंक्शन नहीं, वैसे ही बेसल गैंग्लिया का भी अकेले कोई फंक्शन नहीं है, उसको सपोर्ट चाहिए। जैसे हमने पुटामेन सर्किट में भी देखा, क्या आ रहा था पुटामेन सर्किट में भी, कि ब्रेन कुछ बोलता है उसके बाद पुटामेन उसको अच्छे से मैनेज करके देता है। जैसे आपको कागज काटना है तो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ब्रेन करेगा, बाद में वो एडवाइस देता है पुटामेन की कि कैसे काटे, और पुटामेन बाद में मोटर कमांड देता है कि कैसे, मोटर कमांड को हेल्प करता है कॉर्टेक्स को कैसे अच्छे से कमांड देना है। ओके, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पुटामेन सर्किट। सेम वे कॉर्डेट में भी अगर यही नहीं है, मान लो कॉर्टेक्स ही नहीं है, तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले। ओके, तो यू रिक्वायर्ड अ सपोर्ट फ्रॉम अ कॉर्टेक्स। ओके, सो ये टाइमिंग एंड स्केलिंग फंक्शन भी कॉर्टेक्स के सपोर्ट से ही एग्जीक्यूट होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट बनता है वेरी MP1 कि ये कॉर्टेक्स के साथ जो बेसल गैंग्लिया कनेक्टेड होता है वो मेनली बेसल गैंग्लिया एक जगह पे कनेक्ट होता है कॉर्टेक्स में, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? दिस वन, पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो वन स्पेशली इंपॉर्टेंट कॉर्टिकल एरिया इज अ पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। इसका मतलब आपको क्या समझना है? बेसल गैंग्लिया मेनली जिसके साथ कनेक्ट होता है वो एरिया है आपका पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। ओके, अभी आपको समझना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट करना। इसका क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट मतलब एक पर्सन बोल रहा है दूसरा बोल रहा है, तो लेकिन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है जैसे मोबाइल से, इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। ओके, तो बोलने का काम ये नहीं कर रहा लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन का काम ये कर रहा है। तो कीवर्ड आपको समझना है कोऑर्डिनेट करना, लेकिन पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेट करना है। बॉडी में हैंड होगा, फेस होगा, अलग अलग पार्ट को, तो इसको बोलते हैं स्पाशियल। मैंने एक वर्ड आगे भी बहुत पहले लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, स्पाशियल समेशन, मतलब बहुत सारी जगह का समेशन मिल जाए
तो इसके बोलते हैं स्पाशियल समेशन। ओके, और टेम्पोरल समेशन के साथ उसका डिफरेंस इफ यू रिमेंबर, तो वापस रिवाइज करना। तो स्पाशियल मतलब रफली स्पेस, जैसे पूरी स्पेस है तो इसको हम बोलेंगे स्पाशियल। तो यहाँ के पहले गया मेरा माउस, बाद में यहाँ पे गया, बाद में यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन मेनली करता है आपका कौन सा कोऑर्डिनेशन, लेकिन पूरी स्पेस का, तो इसको बोलते हैं स्पाशियल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो दिस इज द कीवर्ड स्पाशियल कोऑर्डिनेशन दैट इज ड्यू टू द पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स से आपका मेनली क्या होता है, स्पाशियल कोऑर्डिनेशन। लेकिन कब करना पड़ेगा आपको स्पाशियल कोऑर्डिनेशन, वेन एवर यू आर गिविंग अ मोटर कमांड। ओके, तो आप मोटर कमांड दे रहे हो, तो मोटर कमांड अलग अलग पार्ट में क्या होने वाला है, या फिर अलग अलग पार्ट से जो सेंसेशन आ रहे हैं वो सेंसेशन का क्या हो रहा है, इन सब का कोऑर्डिनेशन स्पाशियल करेगा आपका पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। तो अगेन हम लाइन पढ़ते हैं वापस, क्या लाइन है, वन स्पेशली इंपॉर्टेंट कॉर्टिकल एरिया इज द पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स which is the locus of the spatial coordinates for the motor control of the all parts of the body। तो पूरे बॉडी के पार्ट्स का मोटर कंट्रोल के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेट है, एज वेल एज फॉर द रिलेशन ऑफ द बॉडी एंड दिस पार्ट टू द सराउंडिंग। ओके, तो इतना ही नहीं, लेकिन सेंसेशन में भी बॉडी और उसके पार्ट में, और बॉडी और बाहर के सराउंडिंग में भी एक कनेक्शन जो होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन ये पोस्टीरियर पैराइटल करता है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो अगर ये डैमेज हो गया, तो दिस इज अ वेरी की वर्ड, डैमेज टू दिस एरिया नॉट प्रोड्यूसेस डेफिशिएंट लाइक सेंसरी परसेप्शन सच एज लॉस ऑफ टेक्टाइल सेंसेशन, ब्लाइंडनेस और डेफनेस। इंस्टेड लेशन ऑफ पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस इनएबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव ऑब्जेक्ट्स थ्रू नॉर्मली फंक्शनिंग सेंसरी मैकेनिज्म, कंडीशन कॉल्ड एग्नोसिया। तो बहुत ही टफ लाइन है अंडरस्टैंड, लेकिन करते हैं वन बाय वन कैसे समझना है। एक आपको टेस्ट आई थी, इफ यू रिमेंबर, स्टीरियोग्नोसिस। अगर नहीं है तो आप अभी गूगल में सर्च कर लेना व्हाट इज स्टीरियोग्नोसिस। ओके, ये मैंने चलाया था आपको सेरेबेलम में, या वापस चैप्टर रिवाइज करना। मतलब आपको एक कॉइन देते, एक सिक्का देते, आपके हाथ में देते हैं, और आपको हाथ बंद करके बोलना है कि आपको हाथ में क्या दिया है। आपको देखना नहीं, आपकी आंखें बंद होगी। ओके, आपकी आंखें बंद है, आपके हाथ में एक कॉइन देते हैं, सिक्का, और आपको बोलना है कि ये क्या है। तो आपको जब बोल पाते हो कि ये सिक्का है तो यू आर राइट। ओके, सेम में मान लो आपको एक रबर दिया है और आप बोल पाते हो कि रबर है, तो दिस इज राइट। आपको बिना देखे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, इसको बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस। ओके, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है कि मान लो किसी के टच के सेंसेशन चले गए, मतलब टच का सेंसेशन ही नहीं है, तो सिक्का रखोगे तो वो कुछ पिक ही नहीं कर पाएगा। ओके, स्टीरियोग्नोसिस हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि टच के सेंसेशन हो तो भी वो सिक्का नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज द की। ओके, पहले हमने देखा था ना, टच आपको चेक करना है। अगर मान लो आप टच चेक कर रहे हो और टच ही नहीं है, तो फिर सिक्का रखने का कोई मतलब ही नहीं होने वाला, क्योंकि जिसको टच ही नहीं समझ में आता वो सिक्का कैसे समझ में आएगा। तो क्या बॉडी में एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको समझ में आए कि आपके हाथ में कॉइन रखा है। तो कॉइन के लिए आपको टच के सेंसेशन सिर्फ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए कि मेरे इस पार्ट को ये टच हो रहा है, मेरे उस पार्ट में टच नहीं हो रहा, मेरे इस पार्ट में कुछ अलग सेंसेशन का टचिंग हो रहा है, मेरे इस पार्ट में स्मूथ टच है, मेरे इस पार्ट में रफ टच है, तब जाके आपको आइडिया आता है कि ये सिक्का है। और कौन सा सिक्का है, 1 रुपये का है, 5 रुपये का है, 10 रुपये का है, ये कैसे समझ में आता है, जब आप टच करते हो अच्छे से, तो फिर वो स्मूथनेस है, रफनेस है, कैसे वो नंबर हाईलाइट हो रहा है, कैसे आप उसको टच कर रहे हो, ये सब फंक्शन से आपको लास्ट में समझ में आ रहा है कि सिक्का है कि कुछ अलग है, या सिक्का है तो कौन से रुपीज़ का सिक्का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 10 रुपये का है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। इसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन, स्पाशियल कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टच हो रहा है, टच में भी सिक्के के लिए समझना चाहिए कि इस हर एक पार्ट को कुछ अलग अलग टच होगा, तो समझ में आएगा कि राउंड शेप बन रहा है। बाद में आपको कुछ रफ दिखेगा, रफ में आपको 10 नंबर लिखेगा, तो उसकी प्रिंट जैसे टच करोगे तो सेंसेशन आएगा ये 10 लिखा है, तब जाके समझ में आएगा 10 रुपये का सिक्का है। क्लियर? तो वेरी की वन दैट फॉर अ स्टीरियोग्नोसिस, ओके, फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट यू मस्ट रिक्वायर्ड अ स्पाशियल कोऑर्डिनेट्स। तो ये टेस्ट अगर टच नहीं है तो ये होने वाला ही नहीं है। तो एग्नोसिया एक वर्ड आएगा, की वर्ड, ये इसलिए आपको समझना है एग्नोसिया, क्योंकि स्टीरियोग्नोसिस में आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपके सेंसेशन तो इंटैक्ट होना ही चाहिए, मतलब आपको टच तो होना ही चाहिए, उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कॉइन है, इसको हम बोलते हैं एग्नोसिया। ओके, सो एग्नोसिया देखो, प्रोड्यूस एन इनएबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव ऑब्जेक्ट्स थ्रू नॉर्मल फंक्शनिंग सेंसरी मैकेनिज्म। मतलब आपके टच के फंक्शन नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग सेंसरी मैकेनिज्म, ये की लाइन है। कौन सी लाइन? नॉर्मल फंक्शनिंग सेंसरी मैकेनिज्म। मतलब आपको टच तो हो रहा है लेकिन आप परसीव नहीं कर पाते हो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है।
ओके, सो एक्यूरेटली परसीव ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते हो, इसको बोलते हैं एग्नोसिया, इनएबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ऑब्जेक्ट को, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है एग्नोसिया का मतलब, सर किसी ने सिक्का दिया और मैंने सिक्का नहीं आइडेंटिफाई किया तो ये एग्नोसिया है। ऐसा नहीं है, आपको क्या बोलना है, किसी ने सिक्का दिया, आपने सिक्का आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपको टच तो होना चाहिए। आप ये बोलोगे हाँ सर कुछ टच हो रहा है, लेकिन क्या टच हो रहा है वो पता नहीं है, दैट इज एग्नोसिया। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अ की वर्ड, something is touching to you, but what is touching to you that you don't know, that is agnosia. Okay, something is touching to you, but what is touching to you that you don't know, that is agnosia. Why you are not able to know that? For correctly pick that coin, you required what? You required a spatial coordinates. When spatial coordinates lost, you are unable to identify the object. So when spatial coordinates lost, you are unable to identify the object, that means you are suffering from a agnosia. Clear? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी की कंसेप्ट, स्टीरियोग्नोसिस में भी है, वाइवा में भी बार बार आएगा एग्नोसिया। चल जाता है ये आंसर, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी मार्क दे देंगे कि हाथ में सिक्का रखा है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो ये एग्नोसिया, एंड दैट इज स्टीरियोग्नोसिस चेकिंग। बट दिस इज अ की कंसेप्ट दैट टच है तो भी सिक्का नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट इज एग्नोसिया। एंड ये क्यों होता है? क्योंकि स्पाशियल कोऑर्डिनेट लॉस हो गया, और कौन डैमेज होगा तो स्पाशियल कोऑर्डिनेट चला जाएगा, दैट इज अ पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। क्लियर एवरीवन? तो अगर पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स चला गया तो ये सब होने वाला है। लेकिन अभी आपको समझना है कि विच स्ट्रक्चर इज वेरी हाईली कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, दैट इज अवर बेसल गैंग्लिया। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, हो सकता है कि बेसल गैंग्लिया डैमेज हो तो भी ये वाला पिक्चर आपके सामने आ गया एग्नोसिया, और हो सकता है कि पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डैमेज हो तो भी ये पिक्चर आ जाए एग्नोसिया, क्योंकि बेसल गैंग्लिया एंड पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स हाईली कनेक्टेड टू ईच अदर है। तो ये 1 मार्क में बहुत बार आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, ये क्योंकि ये अलग बुक में आपको देखने नहीं मिलेगा, शायद यहीं पे गाइडन में दिया है, और ये थोड़ा बहुत एलोब्रेट भी किया है, 100% प्रूवन नहीं, ये यहाँ पे वर्ड है देखो, रादर देन द प्रूवन फैक्ट। तो दैट्स वाई ये अभी नॉट अ श्योर कि ये इसी वजह से होता है या किसी और वजह से होता है। तो दैट्स वाई दिस मे बी आस्क इन द 1 मार्क, और यू कैन ऐड इन द शॉर्ट नोट, यू गेट अ हायर मार्क्स। लेकिन और सारी बुक में शायद ना भी हो, शायद टीचर्स ना भी पूछे, तो यू हैव टू ऐड वेरी प्रिसाइसली। बट गाइडन में लिखा है तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में शायद 1 मार्क में आ सकता है, नीट में आ सकता है, एमसीक्यू टफ में आ सकता है। ओके, तो ऐसा ड्राइंग वो ड्रॉ करेगा। ओके, मान लो किसी का राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डैमेज है, राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डैमेज है, तो क्या होगा, उसको लेफ्ट का कोई भी कमांड नहीं आएगा, वो लेफ्ट को यूज़ ही नहीं करेगा, अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ नहीं करेगा, अपनी लेफ्ट आई को यूज़ नहीं करेगा, और उसके लेफ्ट से सेंसेशन भी ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो मान लो उसको आपने ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए दिया है, तो मान लो ये एक्चुअल ड्राइंग है, ओके, और आपने ड्रॉ करने के लिए दिया है, और किसी का राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डैमेज है, राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, देखो यहाँ पे लिखा है राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डैमेज है, तो वो लेफ्ट साइड का कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग देखो पूरा राइट साइड का ये हुआ है, लेकिन देखो लेफ्ट साइड की ये फुल ही भूल गया, ओके, लेफ्ट साइड में नंबर ही भूल गया, तो ओनली एंड ओनली ये राइट साइड पे ही फोकस कर रहा है। ओके, तो पेशेंट्स कॉपी ऑफ ड्राइंग। ओके, तो ये एक्चुअल ड्राइंग ऐसा था, लेकिन अगर पेशेंट इसको कॉपी करेगा और अगर राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स डैमेज होगा तो वो लेफ्ट साइड का, कभी कभी ये लेफ्ट साइड के बाल भी नहीं बनाते, लेफ्ट साइड के कपड़े भी प्रेस नहीं करते। ओके, इस तरह का डैमेज के साथ पेशेंट आता है, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल निग्लेक्ट सिंड्रोम। ओके, उसको ये लगता है कि मेरा वो पार्ट है ही नहीं, तो बॉडी में हैंड वॉश भी करके आएगा तो एक ही हैंड को वॉश करके आएगा, क्लोथिंग भी अगर जैसे प्रेस किया है तो राइट साइड का कपड़े ही प्रेस करके आएगा, लेफ्ट साइड का प्रेस ही नहीं होगा। ओके, तो ऐसा आपको देखने मिलेगा, लेफ्ट साइड का हैंड वॉश भी नहीं करेगा, लेफ्ट साइड का कभी कभी बाल भी नहीं बनाएगा। ओके, ओनली राइट साइड में अच्छे से बाल बना के आएगा, लेफ्ट साइड का बाल ही नहीं बनाएगा, तो इसको पर्सनल निग्लेक्ट सिंड्रोम भी पूछते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। ओके, सो अगेन पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में क्या हुआ, एग्नोसिया हो गया। अब देखो क्या लिखा है, शो ए पर्सन विथ अ लेशन इन द राइट पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स माइट ट्राई टू कॉपी अ ड्राइंग। ओके, क्या लिखा है, इन दिस केसेस द पेशेंट एबिलिटी टू कॉपी टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग इज सीवियरली इम्पेयर्ड, ऑल्सो सच अ पर्सन ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड यूजिंग हिज और हर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड एंड अदर पोर्शन ऑफ हिज और हर लेफ्ट बॉडी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, और इवन वॉश दिस साइड ऑफ द बॉडी, वो वॉशिंग भी नहीं करता अपने हाथ का, दैट इज नोन एज पर्सनल निग्लेक्ट सिंड्रोम, ऑलमोस्ट नॉट नोइंग दैट दिस पार्ट्स ऑफ हिज और हर बॉडी एग्जिस्ट, उसको ये पता भी नहीं होता कि यह पार्ट उसके प्रेजेंट है।
बिकॉज द कॉर्डेट सर्किट ऑफ द बेसल गैंग्लिया सिस्टम फंक्शंस मेनली विद द एसोसिएशन एरिया। तो यहाँ पे की कंसेप्ट आ रहा है, कॉर्डेट सर्किट मेनली ये सब जगह के साथ कनेक्टेड है। सो प्रिज्यूमली द टाइमिंग एंड स्केलिंग मूवमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ अ कॉर्डेट कॉग्निटिव मोटर कंट्रोल सर्किट। हाउएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन इज द बेसल गैंग्लिया स्टिल इम्प्रिसाइज। तो क्या कंसेप्ट बन रहा है कि हमने ये तो देख लिया, ठीक है, पहले तो हमने पुटामेन सर्किट देख ली, ओके, पहले हमने पुटामेन सर्किट देख ली, उसके फंक्शन देख लिए, ओके, बाद में हमने कॉर्डेट सर्किट देख ली, उसके भी फंक्शन देख लिए, ओके, बाद में हमने लास्ट में बेसल गैंग्लिया के कंबाइंड फंक्शन देखे, कौन से, टाइमिंग एंड स्केलिंग वाला फंक्शन। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि बेसल गैंग्लिया का ये टाइमिंग एंड स्केलिंग वाला फंक्शन है, लेकिन ये बेसल गैंग्लिया का टाइमिंग एंड स्केलिंग वाला फंक्शन पूरा बेसल गैंग्लिया नहीं करता, मेनली कॉर्डेट कर रहा है, ये आगे जाके बोल रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या पूछते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि ये जो है ए लिखना और ये लिखना, ये कौन सी सर्किट का फंक्शन है, पुटामेन या कॉर्डेट। तो यहाँ पे फिर लगेगा आपको यार ये तो बेसल गैंग्लिया के फंक्शन है, लेकिन आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये फंक्शन ए लिखना या ये वाला ए लिखना, ये फंक्शन बेसल गैंग्लिया में पर्टिकुलरली कॉर्डेट के होंगे, ओके। इसमें इंटेलिजेंस ही चाहिए, कितना लार्ज रखना है, कितना स्मॉल रखना है, कितना रैपिड करना है, इन सब में आपको इंटेलिजेंस ही चाहिए। तो ये यहाँ पे बन रहा है वर्ड, because the chordate circuit of the basal ganglia are directly concerned, so presumably the timing and the scaling moments are function of the chordate nucleus, okay। तो यही समझना है कि टाइमिंग एंड स्केलिंग ये कॉर्डेट सर्किट का फंक्शन है, फुल बेसल गैंग्लिया का नहीं है। फुल बेसल गैंग्लिया में पुटामेन आएगा, पुटामेन का फंक्शन अलग होगा। तो ये सारे फंक्शन है, बहुत सारी बुक में आपको ये भी वर्ड देखने मिलेगा, टू मेंटेन अ टोन ऑफ द बॉडी। तो ये भी राइट है, टोन भी ये मेंटेन करता है, ओके। बेसल गैंग्लिया टोन को मेंटेन करने में भी आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा देखो, क्योंकि ये प्रिसाइज मूवमेंट लेनी है, ओके। ये पुटामेन सर्किट आपने देख ली, यहाँ पे क्या आता था, पुटामेन सर्किट में लर्न पैटर्न को एग्जीक्यूट करना है, लर्न पैटर्न को एग्जीक्यूट करना है, ओके। जैसे राइटिंग करना है, ओके, तो ये लर्न पैटर्न है। जैसे कागज़ को काटना है, हैमर को यूज़ करना है, ये सारी लर्न पैटर्न है। तो इन सब के लिए आपको प्रॉपर पोस्चर या प्रॉपर टोन तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आपको लिखना है, तो आपको एक पर्टिकुलर टोन तो सारे मसल में पैदा करना है, तभी वो फिक्स स्पीड से आप अच्छे से लिख पाओगे। तो वो टोन भी मेंटेन करता है, क्योंकि गाइटन में आपको टोन वाला वर्ड नहीं आता और बाकी बुक में टोन वाला वर्ड आता है। तो फर्स्ट मत जाना, ये सब जो गाइटन बोल रहा है ये सब करना है, वो सब को करने के लिए टोन को अच्छे से प्रिसाइजली कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो बेसल गैंग्लिया है, टोन को भी मैनेज करता है, ओके। और अगर बेसल गैंग्लिया का कोई पार्ट डैमेज होगा तो आप देखना टोन बहुत ही हाई हो जाएगा, वो हम देखेंगे आगे पार्किंसन में, ओके। क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस टोन को इंक्रीज करने का काम करता है, और नाइग्रोस्ट्रेटम पार्ट में ये सबस्टेनिया नाइग्रा ये टोन को डिक्रीज करने का काम करता है। सबस्टेनिया नाइग्रा कमांड देता है कॉर्डेट न्यूक्लियस को, और ये जो कमांड सबस्टेनिया नाइग्रा से कॉर्डेट में जा रहे हैं वो यूजुअली इनहिबिटरी होते हैं। सबस्टेनिया नाइग्रा इनहिबिट करता है कॉर्डेट को। अगर मान लो सबस्टेनिया नाइग्रा डैमेज है तो कॉर्डेट इनहिबिट ही नहीं होगा, पुटामेन इनहिबिट ही नहीं होगा, और ये स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे। वर्ड डेफिनेशन में नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, नाइग्रो मतलब सबस्टेनिया नाइग्रा, स्ट्रेटम मतलब क्या, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया था। स्ट्रेटम मतलब पुटामेन एंड कॉर्डेट। तो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से सबस्टेनिया नाइग्रा से, एंड कहाँ पे होगा, पुटामेन एंड कॉर्डेट। अगर नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे में डैमेज है तो ये कमांड यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। नॉर्मली ये कमांड इनहिबिटरी होता है, ओके। नॉर्मली हम देखेंगे डोपामाइन सीक्रेट होता है यहाँ पे, और डोपामाइन इसको भी इनहिबिट करता है, इसको भी इनहिबिट करता है। अगर डोपामाइन नहीं है तो पुटामेन एंड कॉर्डेट बहुत ही हाई अमाउंट में एक्साइट हो जाएंगे, और फिर बॉडी में होता है रिजिडिटी, एकाइनेसिया, ट्रेमर, जिसको हम पार्किंसन बोलते हैं। तो डोपामाइन यहाँ पे इनहिबिटरी है, लेकिन डोपामाइन हर जगह पे बॉडी में इनहिबिटरी नहीं होता, यही आपको समझना है। बहुत सारी जगह पे बॉडी में डोपामाइन एक्साइटेटरी भी होता है। जैसे डोपामाइन से मूड भी बनता है, ओके। डोपामाइन है तो मूड बनता है। फिर आपको ये नहीं लगे कि डोपामाइन इनहिबिटरी है तो डिप्रेस करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो डिप्रेशन में डोपामाइन की दवा देते हैं, ओके। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हर जगह पे अलग अलग होते हैं, ओके। किसी का कोई फिक्स नहीं होता। एसिटाइलकोलाइन भी एक्साइटेटरी बोलते हैं। लगेगा आपको कैसा, अगर आपने एएनएस पढ़ा है तो आपको लगेगा एसिटाइलकोलाइन मतलब पैरासिम्पेथेटिक, पैरासिम्पेटिक मतलब शांत, तो वो इनहिबिटरी होगा, ऐसा नहीं है। एसिटाइलकोलाइन एक्साइटेटरी है। जैसे मैंने बोला था पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन से आपको यूरिनेशन हाई होती है। मान लो अगर पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो यूरिन पास करने की इच्छा होगी, तो यूरिन के लिए तो वो एक्साइटेटरी हो गया। तो ब्लेडर पे पैरासिम्पेथेटिक के स्टिमुलेशन से कॉन्ट्रैक्शन होता है और यूरिन पास होता है। सेम वे
कोई कोई जगह पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी होगा, लेकिन कोई कोई जगह पैरासिम्पैथेटिक एक्साइटेटरी होगा। ये मान के मत चलो कि सिंपैथेटिक एक्साइटेटरी है एंड पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। ओके, सिंपैथेटिक व्हेन यू आर एक्साइटेड एट दैट टाइम सिस्टम एक्टिवेटेड, दैट इज सिंपैथेटिक। तो ये की लाइन है। क्या की लाइन है? की लाइन है व्हेन यू आर एक्साइटेड एट दैट टाइम वॉट एवर चेंजेस यू रिक्वायर्ड दैट इज अचीव्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। क्लियर? तो व्हेन जब आप एक्साइटेड हो एट दैट टाइम जो भी चेंजेस चाहिए वो आपको सिंपैथेटिक सिस्टम देती है। जैसे इसका मतलब ये मत समझो कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्साइटेटरी है। सेम वे व्हेन यू आर काम एंड कंपोज, सो व्हेन यू आर वेरी काम एट दैट टाइम ऑल द चेंजेस आर रिक्वायर्ड, दैट इज एक्चुअली अ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्साइटेटरी इनहिबिटर, फिर लंबा हो जाएगा, एएनएस का पार्ट है। इस अदरवाइज मैं सेंटेंस और भी एलोबरेट करता, पर आप यही देखना जैसे यूरिन को पैरासिम्पैथेटिक है तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से यूरिन पास होता है। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता कि पैरासिम्पैथेटिक एक्साइटेटरी हुआ ना यूरिन के लिए। तो वही कंसेप्ट है बहुत सारी जगह, जैसे हार्ट के लिए आपका सिंपैथेटिक एक्साइटेटरी है और फिर लंग्स के लिए आप देखो तो आपका सिंपैथेटिक का भी फंक्शन आएगा एक्साइटेटरी। तो अलग अलग सभी के रोल हैं। ओके, तो अभी हम वो एएनएस का हिस्सा है, अगेन वापस मैं यहाँ पे वापस फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि वो फिर लंबा हो जाएगा वो एएनएस, क्योंकि पूरा 4 आवर्स का लेक्चर बनता है वो तो एएनएस, वो तो आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम वापस क्या देखते हैं कि बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन, यही मैं कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ कि एसिटाइल कोलाइन को भी आप ये मत समझना कि इनहिबिटरी है। ये यूजुअली ब्रेन में एसिटाइल कोलाइन को एक्साइटेटरी मान के ही चलते हैं, बहुत ही फ्यू प्लेस पे एसिटाइल कोलाइन इनहिबिटरी होगा। सेम वे डोपामाइन इनहिबिटरी है यहाँ पे, लेकिन डोपामाइन मूड में फिर आपको एक्साइटेटरी लगेगा। ओके, तो अलग अलग सब्सटेंस आएंगे, अलग अलग एक्शन हो सकते हैं। एक ही आपको मेन याद रखना है, एक तो गाबा, गाबा हमेशा इनहिबिटरी होता है, ये याद रख लो, गाबा हमेशा इनहिबिटरी होता है। ये पूछ सकते हैं कि दिस न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी, तो राइट आंसर आएगा गाबा, क्योंकि गाबा ऑलवेज इनहिबिटरी। और एक आता है आपका ग्लूटामेट, ग्लूटामेट इज ऑलवेज एक्साइटेटरी। ये दो चीज़ें मेनली आपको याद रखनी है, ग्लूटामेट ऑलवेज एक्साइटेटरी, देखो ये ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट ऑलवेज एक्साइटेटरी एंड गाबा ऑलवेज इनहिबिटरी। ये दो चीज़ें बार बार एमसीक्यू में पूछते हैं, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्साइटेटरी, तो आंसर आता है ग्लूटामेट। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इनहिबिटरी, तो आंसर आता है गाबा। बाकी के 3 जो नाम है वो सारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, बहुत सारी जगह पे वो एक्साइटेटरी है, बहुत सारी जगह पे इनहिबिटरी भी है। ओके, तो हमने ये देख लिया बेसल गैंग्लिया के फंक्शन, टाइमिंग एंड स्केलिंग वाला। बाद में हमने ये देख लिया पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स का कोऑर्डिनेशन का काम है, एग्नोसिया क्या बोलते हैं, निग्लेक्ट सिंड्रोम क्या है, ये सारे फंक्शन और कॉग्निटिव कंट्रोल का। अब हम क्या देख रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है बेसल गैंग्लिया सिस्टम में, वो हम देखते हैं। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है। ओके, तो देखो ये नाइग्रा दिखा है, सबस्टेनिया नाइग्रा, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, जैसे मैंने बोला था। तो कहाँ पे जाना है आपको, सबस्टेनिया नाइग्रा से आपको जाना है स्ट्रेटम में। स्ट्रेटम का मतलब क्या, पुटामेन एंड कॉर्डेट। तो पुटामेन एंड कॉर्डेट मिलके क्या बन जाता है, स्ट्रेटम, जैसे मैंने दिखाया था। अगेन देखो स्ट्रेटम, स्ट्रेटम कौन सी दो चीज से बना, पुटामेन एंड कॉर्डेट से बन गया आपका स्ट्रेटम। तो नाइग्रोस्ट्रेटल में आप कहाँ से कहाँ जाओगे, नाइग्रोस्ट्रेटल में आप जाओगे नाइग्रा मतलब सबस्टेनिया नाइग्रा से, स्ट्रेटम मतलब ये देखो आप गए पुटामेन में और ये देखो आप गए कॉर्डेट में। तो ये जो पुटामेन और कॉर्डेट में जा रहा है नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, वहाँ पे आपका ट्रांसमीटर क्या होगा, डोपामाइन। ओके, तो ये डोपामाइन है और ये डोपामाइन यहाँ पे कैसा, इनहिबिटरी। तो सबस्टेनिया नाइग्रा से ये दोनों पुटामेन और कॉर्डेट को इनहिबिट करते हैं, तो आपका बॉडी का टोन अच्छे से मैनेज होता है। ओके, इनहिबिशन का मतलब ये मत समझो कि खराब हो गया, जैसे आपको इनहिबिट करके पेरेंट्स रखते हैं, खर्चे को इनहिबिट कर रहे हैं तो आप अच्छे से ऊपर से अच्छा बनते हो फ्यूचर्स में। सेम वे यहीं पे अच्छे से कंट्रोल करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिबर्टी देनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेज करना पड़ता है। तो ये हो गया डोपामाइन। ओके, मान लो कि सबस्टेनिया नाइग्रा डैमेज है और डोपामाइन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो कॉर्डेट और पुटामेन बहुत ही हाई अमाउंट में एक्साइट हो जाएंगे और पूरी बॉडी का टोन इंक्रीज कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे रिजिडिटी, ट्रेमर, एकाइनेसिया, ये तीनों ट्रायड मिलके बन जाएगा पार्किंसन। तो अगर ये डैमेज है या ये ट्रैक डैमेज है तो जो डिसऑर्डर पेशेंट को होने वाला है वो क्या है, पार्किंसन। क्लियर। सेम वे कॉर्डेट से आप वापस नाइग्रा पे आओ या पुटामेन से आप वापस नाइग्रा पे आओ तो वो कमांड होता है गाबा, इनहिबिटरी वाला। ओके, तो कॉर्डेट से वापस यहाँ पे जो आना है वो कमांड होता है गाबा, इनहिबिटरी वाला। ओके, सेम वे अगर आप ब्रेन से कॉर्टेक्स से आप कॉर्डेट पे, हमने सर्किट देखी थी ना, कॉर्डेट सर्किट एंड पुटामेन, उसमें क्या था, कॉर्टेक्स से आप जा रहे थे पुटामेन पे
कॉर्टेक्स से आप जा रहे थे कॉर्डेट पे। अगर आप कॉर्टेक्स से पुटामेन या कॉर्डेट पे आ रहे हो तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलाइन, ये यूजुअली एक्साइटेटरी होता है। ओके, एसिटाइल कोलाइन। तो हमने देख लिया गाबा कहाँ से कहाँ है, नाइग्रोस्ट्रेटल में है डोपामाइन, स्ट्रेटोनाइग्रा में है गाबा, वापस ऑपोजिट आ रहे तो गाबा, और कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम पर, कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम मतलब कॉर्टेक्स से कॉर्डेट एंड पुटामेन पे है आपका एसिटाइल कोलाइन। तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, एनकेफिलिन। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ब्रेन स्टेम से आते हैं। तो पूरे ब्रेन स्टेम से, पोन्स, मेडुला, ये सब जगह से, ब्रेन स्टेम से जो भी कमांड आ रहे हैं वो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, एनकेफिलिन। ये भी एक्साइटेटरी होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कभी इनहिबिटरी भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन। ओके, तो दीज ऑल आर द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ अ बेसल गैंग्लिया। मेन आपको कौन सा याद रखना है, यही वाला नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, ये ड्रॉ कर देना एग्जाम में, यहाँ पे डैमेज दिखा देना है और पार्किंसन पेशेंट को हो जाएगा वो दिखाना है। बाद में हम देखते हैं पार्किंसन में डिटेल में क्या होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे दिखा है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर लिखे हैं, डोपामाइन पाथवे, डोपामाइन पाथवे फ्रॉम सब्सटेनिया नाइग्रा टू स्ट्रेटम, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, स्ट्रेटम मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन। तो ये फंक्शन हो गया पहला आपका डोपामाइन। सेकंड है आपका गाबा पाथवे, मतलब गामा एमाइनो ब्यूटरिक एसिड पाथवे, उसको ऑपोजिट लिख देना है वापस, कॉर्डेट और पुटामिन से वापस सब्सटेनिया नाइग्रा एंड ग्लोबस पैलिडस में आ गए। तो ये हो गया आपका गाबा। देन एसिटाइल कोलाइन कहाँ से, कॉर्टेक्स से कॉर्डेट एंड पुटामिन पे एसिटाइल कोलाइन, प्लस मल्टीपल जनरल पाथवेज फ्रॉम अ ब्रेन स्टेम दैट सीक्रेट्स नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, एनकेफिलिन एंड सेवरल अदर न्यूरोट्रांसमीटर इन द बेसल गैंग्लिया। इसके बाद क्या है, as well as in other part of cerebellum, in addition to all these are a multiple glutamate pathways that provides excitatory signal just to balance a large number of inhibitory signal transmitted especially by, तो मल्टीपल ग्लूटामेट सिग्नल क्यों है, एक्साइटेशन के लिए, वो पिक्चर में नहीं दिखा है, लेकिन एक्साइटेटरी सिग्नल आपको क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स इनहिबिटरी होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्साइटेटरी चाहिए। कौन से सिग्नल इनहिबिटरी होते हैं तो वो दिखा है, कौन कौन से, डोपामाइन, गाबा, सेरोटोनिन। ओके, तो यहाँ पे डोपामाइन इनहिबिटरी है, लेकिन याद रखना मूड बनाना है तो डोपामाइन चाहिए। अगर डोपामाइन अच्छा है तो मूड भी अच्छा रहता है, डोपामाइन डाउन है तो मूड भी डिप्रेस रहता है। ओके, देखना पार्किंसन वाले पेशेंट में डोपामाइन नहीं होता तो मेनी टाइम पार्किंसन वाले पेशेंट डिप्रेस रहते हैं, उनका मूड भी कभी कभी डाउन रहता है। ओके, क्योंकि उसमें डोपामाइन नहीं होते। ओके, आगे फिर डिटेल में दिखते हैं, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही दिक्कत पड़ती है, दैट इज डोपामाइन। ओके, देन गाबा इनहिबिटरी है, सेरोटोनिन इनहिबिटरी है। We have more to say about some of these neurotransmitter and hormonal system in subsequent section, वो आगे आगे देखेंगे, जैसे बिहेवियर, स्लीप, वेकफुलनेस, इन सब में ये सभी का रोल है। ओके, जैसे सेरोटोनिन से अच्छी नींद आ जाती है, सेरोटोनिन से पेन चला जाता है, तो ये अलग अलग फंक्शन अलग अलग जगह पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये थोड़ा बहुत बस लिख देना है, मेन आपको डोपामाइन पे फोकस करना है और डोपामाइन को दिखाना है कि डोपामाइन चला जाएगा तो जो डिसऑर्डर होगा वो पार्किंसन होगा। यही चीज़ फर्स्ट वाली आपको मेन है। ओके, एंड इफ यू राइट ड्रॉ दिस फिगर देन दैट इज वेरी गुड। ओके, okay, so now for present this should be remembered that the neurotransmitter GABA function as an inhibitory agent, therefore GABA neurons in the feedback loops from the cortex to the basal ganglia and then back to the cortex make virtually loops negative feedback। तो जो भी हमने कॉर्डेट और पुटामिन सर्किट देखी है वो नेगेटिव फीडबैक लूप की तरह काम करेगी और अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करेगी। और दिस वन इज द की वन, डोपामाइन ऑल्सो फंक्शन एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सो दिस ऑल्सो फंक्शन एज अ स्टेबिलाइजर अंडर सम कंडीशन। तो ये मत फिर समझ लो कि डोपामाइन खराब है, इनहिबिटरी है। खराब मतलब कैसा समझो अच्छे से कि डोपामाइन एक्चुअली स्टेबिलाइजर है। जैसे आप बहुत खर्चा कर रहे हो और आपके पेरेंट्स खर्चे काट रहे हैं, तो रादर देन सेइंग इनहिबिटरी वी शुड से अ गुड स्टेबिलाइजर। तो डोपामाइन से बहुत ही अच्छे से बॉडी मैनेज होती है और बहुत ही अच्छे से मूड भी मैनेज होता है और हेल्प करता है, और डोपामाइन नहीं है तो पार्किंसन हो जाएगा। ओके, नाउ समरी ऑफ द इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। कौन कौन से हमने फंक्शन देख लिए, एक तो बहुत सारी बुक में टोन वाला वर्ड भी आएगा, तो बेसल गैंग्लिया हेल्प्स टू मेंटेन द टोन ऑफ द बॉडी। हाउ, बिकॉज यू टोन यू रिक्वायर प्रॉपरली मेंटेन टू डू ऑल दिस फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टोन अच्छे से चाहिए। तो एक वर्ड बहुत सारी बुक में देखने मिलेगा, दे आर गोइंग टू मैनेज योर टोन ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट मसल। ओके, देन फिर कॉर्टेक्स आप सर्किट के हिसाब से लिख दो। तो कौन कौन से फंक्शन आएंगे, पुटामेन सर्किट, तो दे आर गोइंग टू हेल्प टू कॉर्टेक्स एग्जीक्यूट अ सबकॉन्शियस बट अ लर्न पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स। तो पुटामेन सर्किट से क्या होगा, पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स एग्जीक्यूट होगी, लर्न पैटर्न, लेकिन याद रखना लर्न पैटर्न होगी सबकॉन्शियसली हो जाएगी। ओके, सो सबकॉन्शियसली
लर्न पैटर्न मूवमेंट्स एग्जीक्यूशन इज डन बाय अ पुटामेन सर्किट, पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स। और कोजेंसी क्या करता था, कोऑर्डिनेट सर्किट, कोऑर्डिनेट सर्किट्स करता था कोजेंसी, मतलब सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए, जैसे लाइन वाला एग्जाम्पल उसको करता था। सो टू हेल्प द प्लान multiple parallel and sequential patterns of a movement, so to control a sequence of a pattern of movement that is done by a coordinate circuit। तो पुटामेन का एक लिख दिया, कोऑर्डिनेट का दूसरा लिख दिया, बाद में आपको पुटामेन और कोऑर्डिनेट के बाद में वो एग्नोसिया वाला भी थोड़ा बहुत लिखना है। उसमें क्या लिखोगे आप, टाइमिंग एंड स्केलिंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो टाइमिंग एंड स्केलिंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ अ बेसल गैंग्लिया, एंड टू मेंटेन अ टोन ऑफ अ डिफरेंट बॉडी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ अ बेसल गैंग्लिया। और बाद में आप एग्जाम्पल लिख लो, कैसा एग्जाम्पल, जैसे फंक्शन इंक्लूड रिलेट द फैसिलिटिंग टाइपिंग। ओके, तो कौन कौन से फंक्शन आएंगे, जस्ट राइटिंग ऑल द डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, throwing a ball, for typing. Also the basal ganglia is required to modify patterns for writing small, writing very large, thus controlling dimension of the patterns. Okay, and last में क्या, coordinate वाला, higher level control is another combined cerebral basal ganglia circuit beginning in the thinking process of the cerebrum, provide overall sequential steps of action response in a new situation such as planning one's immediate motor response to assailant or one's sequential response. Okay, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लाइन वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्या क्या लिख देना, पहले पुटामेन से लिख देना कि लर्न पैटर्न्स को एग्जीक्यूट करेगा सबकॉन्शियस, तो ये कीवर्ड आएगा लर्न पैटर्न्स सबकॉन्शियसली एग्जीक्यूट हो जाएगी पुटामेन से। फिर सिक्वेंशियल कंट्रोल होगा कोऑर्डिनेट सर्किट से, बाद में टाइमिंग एंड स्केलिंग फंक्शन, और बाद में आएगा आपका ये वाला फंक्शन जो पोस्टीरियर पेराइटल सर्किट एग्नोसिया वाला। ओके, तो एग्नोसिया वाला भी थोड़ा बहुत लिख दो, और लास्ट में थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिख दो, जैसे कागज को काटना है, थ्रोइंग अ बॉल, अल्फ़ाबेट लिखना है, ये सब मिलके आपका हो जाएगा बेसल गैंग्लिया का फंक्शन। ओके, तो फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया वेरी आईएमपी, ये भी पूछते हैं। ओके, लेकिन मोस्ट आईएमपी ये चैप्टर में आएगा पार्किंसन, जो अभी हम आगे देखेंगे व्हाट इज पार्किंसन। लेकिन बेसल गैंग्लिया भी पूछते हैं, क्योंकि पार्किंसन क्या है बहुत बार पूछ चुके होते हैं अप्लाइड में, तो बेसल गैंग्लिया भी उतना ही आईएमपी है। ओके, लेकिन पार्किंसन तो पक्का लिखना है, पार्किंसन पूछा है और नहीं लिखा तो मार्क्स तुरंत चले जाएंगे। शायद बेसल गैंग्लिया पूछा है और थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा बहुत नहीं भी लिख रहे हो तो भी 50% मार्क बेसल गैंग्लिया में मिल जाते हैं। लेकिन पार्किंसन बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखना है, क्योंकि फ्यूचर में भी आईएमपी है। और टीचर्स पार्किंसन क्योंकि सारे स्टूडेंट लिख के आएंगे, आप देख लेना, क्योंकि आपने अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो क्या होगा, आपके सारे दोस्तों ने अच्छे से लिखा होगा तो वो मार्क ले जाएंगे। लेकिन बेसल गैंग्लिया यूजुअली हम जब पेपर चेक करते हैं तो यूजुअली थोड़ी बहुत सर्किट में मिस्टेक हो जाती है, तो बेसल गैंग्लिया थोड़ा बहुत गलती से थोड़ा बहुत रॉन्ग लिख लिया तो भी 50% मार्क आ सकते हैं। लेकिन पार्किंसन पूरा प्रिसाइसली आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये सब हमने देख लिया, क्लियर। हमने कंपोनेंट्स देख लिए, हमने पुटामेन सर्किट देख ली, कोऑर्डिनेट सर्किट देख ली, और फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया देख लिए। ओके, और कनेक्शन भी आ जाते हैं इसमें। ओके, कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया मैंने सेपरेट नहीं लिया, क्योंकि कनेक्शन पूछे तो यही सर्किट आपको ड्रॉ कर देनी है। ओके, ये ड्रॉ कर दिया तो कनेक्शन भी आ ही गएंगे, और ये भी ड्रॉ कर दिया तो ये सब आपके कनेक्शन आ ही जाते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन। यही वाला कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस में गए, फिर पुटामेन, सबथैलेमस, सबसेंट, ये आपकी एंसिलियरी सर्किट दिखाई है। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज़ करा है नाइग्रा एंड सबथैलेमस एंसिलियरी सर्किट, तो ये सब आपने ड्रॉ कर दिया तो आपके कनेक्शन भी आ जाएंगे। ओके, अभी लास्ट में हम देखते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स। ओके, अप्लाइड में मैंने थोड़ा बहुत तो ले लिया ये वाला। ओके, एथेटोसिस, हेमीबालिस्मस एंड कोरिया, वो तीन तो हमने अलग से छोटे छोटे ले लिए, क्योंकि ये 1-1 मार्क में बहुत ही आते हैं, और शॉर्ट नोट में एलोबरेट करते हो तो हाई मार्क्स मिलेंगे, और एमसीक्यू नीट के लिए आईएमपी। लेकिन अभी पार्किंसन पूरी शॉर्ट नोट आती है, तो पार्किंसन हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। ओके, तो व्हाट इज पार्किंसन डिजीज। ओके, तो सबसे पहले पार्किंसन डिजीज इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ अ नर्वस सिस्टम। ओके, तो दिस इज अ वेरी की लाइन, क्या याद रखना है आपको, स्लोली प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डीजेनरेशन होता है नर्वस सिस्टम में, टिपिकली किसका डीजेनरेशन होगा, सबस्टेनिया नाइग्रा का, क्योंकि हमने देखा ना नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, तो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे ग्रेजुअली डैमेज होगा, इसको हम बोलेंगे डीजेनरेशन। लेकिन की कंसेप्ट क्या है, प्रोग्रेसिव है, मतलब आज थोड़ा डैमेज हुआ, कल और होगा, कल और होगा, डैमेज हाई होता ही जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव। सेकंड क्या है, स्लोली, तो यही समझना है कि पार्किंसन वाले पेशेंट 10 साल, 20 साल, 30 साल तक रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक जैसा आज हुआ और आज ही डेथ हो गई। ओके, पार्किंसन हुआ है तो 10 साल, 20 साल, 30 साल भी पेशेंट अच्छे से सर्वाइव करेगा। दैट्स वाई ये आपके लिए टफ बनता है। क्यों टफ बनता है, क्योंकि हार्ट अटैक वाला आपके पास तो डॉक्टर बनने के बाद आएगा,
लेकिन क्योंकि ये 20-20 साल जिंदा रहते हैं तो ये वार्ड में आपको डॉक्टर लेके आगे और पूछेंगे एग्जाम में ये क्या है। मान लो अटैक वाला कभी आपको सामने एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि अटैक में लाएंगे तो वो तो मर जाने वाला है थोड़ी देर में, उसको बचाना है डॉक्टर्स को, तो वो पेशेंट आपके सामने नहीं आता अटैक वाला। लेकिन पार्किंसन वाला देखो स्लोली है, यही दिक्कत है, 20 साल तक जिंदा रहेगा, तो दैट इज़ गुड फॉर पेशेंट बट दैट इज़ बैड फॉर यू इन द एग्जाम पर्पस, क्योंकि ये फिर पेशेंट केस आपके सामने डॉक्टर्स दिखाएंगे कि ये बोलो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि स्लोली प्रोग्रेसिव है। ओके, तो की कंसेप्ट ये है कि स्लोली प्रोग्रेसिव है तो पेशेंट की तरह आपके सामने बहुत आएंगे रूटीन में, आप रूटीन लाइफ में भी बाहर बाजार में भी आप देखो तो आपको ये पेशेंट देखने मिलेंगे। और ये स्लोली प्रोग्रेसिव है तो बहुत ही हेडेक होता है उसके रिलेटिव्स के लिए, अच्छे से उसको काउंसल करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे बेचारे ये चल नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे और रिलेटिव्स को बहुत ही केयर लेनी पड़ेगी। तो आपको यही समझना है कि भले आज आपका जो पेशेंट है वो थोड़ा बहुत चल पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा, आपको केयर लेनी है, उनको पहले से मोटिवेट करके तैयार रखना है, जैसे एग्ज़ाम में तैयार रखते हैं वैसे ही रिलेटिव्स को समझाना है कि ये सेवा का काम है, आप करते रहो, पुण्य मिलेगा ऐसा करके, क्योंकि ये 10 साल 20 साल जिंदा रहते हैं, इनकी डेथ इतनी जल्दी नहीं होने वाली, और लास्ट में बहुत ही ये डिप्रेस भी रहते हैं और चल भी नहीं पाते। तो दैट्स वाई यू रिक्वायर्ड सो मच केयर फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। ओके, सो पार्किंसन डिजीज is a slowly progressive degenerative disease associated with the destruction of the brain cells which produce dopamine। तो जो भी सेल्स डोपामाइन प्रोड्यूस करते थे उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्किंसन। टिपिकली डोपामाइन कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमने देखा है सबस्टेनिया नाइग्रा, तो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे चला गया, सबस्टेनिया नाइग्रा चला जाएगा तो हो जाएगा पार्किंसन डिजीज। किसने ढूंढा था सबसे पहले, तो जेम्स पार्किंसन ने ढूंढा था, इसकी वजह से नाम दे दिया पार्किंसन डिजीज। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, पार्किंसोनिज्म और पैरालाइसिस एजिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरालाइसिस होने वाला है धीरे धीरे। शुरुआत में तो क्या होगा, रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब आप रिजिड हो गए, आप अच्छे से मसल को मूव नहीं कर पाओगे, मसल हो गए फर्म। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एकाइनेसिया, मतलब आप मूव ही नहीं कर पाओगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस जैसा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या देखना है, कॉजेज ऑफ पार्किंसनिज्म, तो इडियोपैथिक होता है, अननोन कॉज मेनली होता है, कोई कॉज मिलता नहीं है, और कभी कभी वायरल से होता है, डैमेज से होता है, इंजरी से होता है। तो वायरस और इंजरी से होता है, लेकिन ये स्लोली है। तो मान लो आज कुछ इंजरी हुई है, आज वायरस हुआ है, तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आज वायरस इन्फेक्शन हुआ, उसका हाथ में मान लो थोड़ी सी उसको वीकनेस आएगी, वो काम तो कर पाएगा लेकिन थोड़ी सी रिजिडिटी उसको फील हो रही है, थोड़ा सा उसको हाथ स्टिफ हो गया लगेगा, तो वो आपके पास आएगा नहीं। फिर 5 साल चले गए, फिर बाद में वो आते हैं कि अरे यार कुछ हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा, तो फिर डिटेक्ट करोगे पार्किंसन। तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि 5 साल पहले इन्फेक्शन हुआ था कि इंजरी हुई थी, ये ढूंढना बहुत ही टफ हो जाता है। दैट्स वाई इडियोपैथी की पेशेंट्स मेनली आपके सामने आएंगे। ओके, पर ये वायरल और इंजरी से होता है, क्योंकि दवा में हम एंटीवायरल भी कभी कभी देते हैं। ओके, सो पार्किंसन डिजीज इज अकर ड्यू टू द लैक ऑफ डोपामाइन कॉज्ड बाय डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया, मोस्टली ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सबस्टेनिया नाइग्रा, और नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे चला गया, डोपामाइनर्जिक फाइबर्स चले गए। ये सारे कॉज थोड़े बहुत लिख लेना, वायरल इन्फेक्शन, इंजरी टू द बेसल गैंग्लिया, देन ड्रग इंड्यूस पार्किंसन एंड थोड़ा बहुत ये वाला इडियोपैथिक पार्किंसन। ओके, अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज में आपको एक ट्रायड लिखना है, दैट इज वेरी एमपी। बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स है आप देखो, लेकिन शुरुआत आपको कैसे करनी है, देखो इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स लिखे, शुरुआत में लिखना है आपको कि पार्किंसन डिसऑर्डर इज ए ट्रायड। तो ट्रायड एक की वर्ड आएगा, क्योंकि वो वर्ड आपको फाइनल एमबीबीएस में देखने मिलेगा। सो ये ट्रायड है, किसका ट्रायड है, ट्रेमर। ओके, इसके बाद आपको लिखना है रिजिडिटी, और लास्ट में लिखना है आपको एकाइनेसिया। एकाइनेसिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ब्रेडी मतलब स्लो हो गए, ए मतलब ऑलमोस्ट बंद जैसी हो गई, हाइपो मतलब भी डाउन जैसा हो गया। तो एकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर, ये तीनों का ट्रायड को बोलते हैं पार्किंसन। ये 3 सिम्टम्स आपको लिखने ही लिखने। तो अगेन देखो, मैं ये शंभू वाला दिखा रहा था, क्योंकि गाइटन में इतना अच्छा एलोब्रेट नहीं किया पार्किंसन, और पार्किंसन बार बार पूछते हैं, ठीक है, इसके लिए। पर देखो ये गाइटन का मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, क्या लिखा है इन्होंने, पार्किंसन डिजीज, दिस इज ए ट्रायड ऑफ ट्रेमर, रिजिडिटी एंड एकाइनेसिया। तो पार्किंसन डिजीज ड्यू टू डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया, सबस्टेनिया नाइग्रा विद सिम्टम्स ऑफ 3 सिम्टम्स लिखे, देखा आपने, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया। तो ये बहुत सारे और सिम्टम होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये 3 लिख देने हैं, दिस इज द ट्रायड ऑफ दीज 3। तो यहीं पे 50% मार्क्स आपके आ गए सिम्टम के बारे में। अगर सिम्टम का क्वेश्चन है 50% मार्क ये 3 नाम से ही मिल जाते हैं। क्या लिखना है, पार्किंसन डिसऑर्डर इज अ ट्रायड ऑफ 3 सिम्टम्स, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड एकाइनेसिया। कोई सारी बुक में फाइनल में फिर एकाइनेसिया की जगह डिसकाइनेसिया भी वर्ड होगा, क्योंकि शुरुआत में फिर पेशेंट को क्या होगा, हाइपो या डिसकाइनेसिया, और लास्ट में फिर वो एकाइनेसिया में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है।
और कौन कौन से सिम्टम्स है पार्किंसन के, तो हम देखते हैं बहुत सारे सिम्टम्स है पार्किंसन में। ये सारे सिम्टम है, जैसे ट्रेमर होगा, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होगी, पॉवर्टी ऑफ मूवमेंट्स होगी। ओके, तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अभी ब्रेक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि डिटेल में सिम्टम्स। अभी आप ये 3 सिम्टम्स याद रख लो कि पार्किंसन इज अ ट्रायड ऑफ 3 सिम्टम्स, ट्रेमर, रिजिडिटी एंड एकाइनेसिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि विच आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन एंड हाउ टू ट्रीट द पार्किंसन डिसऑर्डर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस इज अ वेरी एमपी फॉर फ्यूचर। तो अच्छे से याद रखना, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे आएंगे। मैंने जैसे बोला है 10, 20, 30 साल तक जिंदा रहते हैं, तो बार बार पूरी MBBS लाइफ में टीचर्स आपको डॉक्टर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एक बार पास हो गए तो फिर ट्रीटमेंट के लिए करना है, उस वक्त की बात उस वक्त न्यूरॉन्स में आएंगे, CNS में। लेकिन अभी आपको यही याद रखना है कि जैसे MI वाला पेशेंट लाइव नहीं आएगा, लेकिन ये पेशेंट लाइव आ सकता है, OPD में भी जैसे चल के आ रहा है, और बाहर भी आप बहुत सारे पेशेंट देखोगे, तो अच्छे से याद रख लेना। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर।